हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व, जो हमारी पुस्तक है, और इसमें हम लेसन नंबर 5 को आपका बेसिकली देख रहे हैं। तो अभी इसके अंतर्गत हम बेसिकली आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है और उसका आधुनिक छाप है, उसके विषय में पढ़ रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे उद्भव हुआ और उद्भव के बाद यूरोप में कैसे प्रिंटिंग प्रेस के दौरान कैसे आपके क्रांतिकारी जो परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हैं, वो हमको दिखाई दिए। और यूरोप में कैसे इस प्रेस ने आपका लोगों की सामाजिक और धार्मिक आपका चीजों को बदल कर रख दिया, कैसे नया एक विज्ञानवाद और एक नव जागरण का युग जो है आपका यूरोप में शुरू हुआ है, उस युग की हम लोग आपका चर्चा कर रहे थे। क्लियर है? किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब देखिए, हम यूनिट 4 देख रहे थे, पढ़ने का जुनून। कैसे यूरोप का एक मध्यम वर्ग जो है हमारे सामने निकला और उस मध्यम वर्ग में बेसिकली क्या रुचि थी? आपका पढ़ने, पत्र पत्रिकाओं की आपका रुचि थी। उसी समय न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी अपने आविष्कारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित किया ताकि लोगों तक वो पहुंच सकें और लोग उसको देख सकें। क्लियर है? और इसी तरह से सारी चीजें आपकी जो है पूरी तरह आपका समाज में फैली और अच्छी तरह से आपका प्रकाशित होनी आपका शुरू हो गई। तो आप इनको गौर करके अच्छे से आपका देख सकते हैं, और किसी का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी इसमें आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। आगे बढ़ जाएं। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम, हमें यहां से शुरू करना है। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानदेह होता है। यानी लोगों की ये विचार बन गया था कि जो किताब है ये क्या करती हैं, ये आपका प्रगति में और ज्ञान देने का हेल्पफुल है, या कह सकते हैं ये उनका मीडियम है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कितने बच्चे कहेंगे कि हाँ आप किताबें दुनिया बदल सकती हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कई सारे लोगों का मानना है कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे आपका निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति आपका दिलाकर ऐसी दौर में लंबे और विवेक और बुद्धि राज होंगे। यानी कि ऐसी पावर है हमारी किसमें, किताबों में, कि हमको क्या कर सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है। जो आपका निरंकुश राजा है, निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश नहीं है, जिस राजा पर कंट्रोल नहीं है, उन पर भी यह जो है अपना नियंत्रण लगा सकती है और लोगों को समाज में आपका मुक्ति दिला सकती है। जब विवेक और बुद्धि का राज होगा, 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई वेस्टिमासिस ने घोषणा की कि छापखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। कह रहे हैं जो छापखाना है वो प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जमानत की आंधी में निरंकुशवाद उखड़ जाएगा। और कह रहे कि इससे क्या होगा, जो आपके निरंकुशता हमारे समाज में है वो क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। ममिस के एक उपन्यास न्याय में अक्सर किताबों से पढ़ने से बदलाव जब बदल जाते हैं, किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि बहुत से लोग किताबों में घुटते भी हैं जब चीजें समझ नहीं आती, और इसी क्रम में क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार के नष्ट करने में छापखाने की भूमिका के बारे में आश्वत मासिस ने कहा था कि ये निरंकुशवाद शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम जोर से आगे उठाओ। ऐसा है कि जोर से तुम हिलाओ, अब क्या हो गया है, ऐसा करने का आपका कदम जो है वो आपका आ गया है। चलिए, अभी हमने जितना पढ़ा है पीछे, एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें इसे।
अब बेसिकली बात कर रहे हैं मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति की, प्रिंटिंग प्रेस की जो आपकी संस्कृति है, और इसमें देखेंगे आप फ्रांसीसी जो आपकी क्रांति है उसमें क्या योगदान है, किस तरह की चीजें हैं और क्या ये सारी बातें रही हैं, इन पर हम बेसिकली थोड़ा सा जो है गौर करके हम इनको देखते हैं और इन्हें हम थोड़ा सा आपका समझने का जो है प्रयास भी करेंगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थिति रची। कह रहे कि ये जो आपका प्रिंटिंग प्रेस का जो आपका कल्चर शुरू हुआ है, इस कल्चर ने ही क्या करा है कि फ्रांस में जो क्रांति, जो आपका रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें एक फेवरेबल जो आप कंडीशन बनाई है वो उसी ने बनाई है। क्या हम दोनों को ऐसे संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है। अब कह रहे कि 3 तरह के जो इसमें तर्क हैं ये आपको बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे जो देखने लायक है। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ है। कह रहे प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, लोगों जो लोग हैं जिनके विचार हैं, जो थिंकर हैं, उनके विचारों को प्रसार हुआ है, यानी कि उनके विचार लोगों तक पहुंचे हैं और फैले हैं। उनके लेखन में कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुशवाद की आलोचना पेश की गई है कि परंपरा क्या है, अंधविश्वास क्या है, निरंकुशवाद क्या है। ये सारी जो आलोचनाएं हैं, ये सारी आलोचनाएं आपका जो है इसमें दिखाई गई हैं, ठीक। और बेसिकली जो है आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है ना, और इस पर आपका बात भी कर सकते हो। उन्हें रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही आपका कसा। कैसा कसा है? हर चीज है उस पर उन्होंने बल दिया है, मांग और हर चीज की जो तर्क है और जो आपका विवेक है उसकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। उन्हें चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता सत्ता ग्रहण करके परंपरा पर आधारित समाज व्यवस्था को दुर्लभ कर दिया है। बेतारते और रूसो ने लेखन का व्यापक पाठक वर्ग है और उन्होंने पाठ्य के एक नए आलोचनात्मक शिवालय और तर्क नजरिए से दुनिया को देखने लगे हैं कि एक नया विचार, एक नया वर्ग हमारे समाज को मिल रहा है, जिससे आपके नए नजरिए से क्या है समाज को देखा जा रहा है, नई समाज को आपको व्यवस्था को देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज हमारे समाज में बहुत अच्छे से मिल रही है। दूसरे, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया है। क्या हो गया है कि लोगों में आपसी डिस्कशन, ये सारी चीजें हो रही हैं, इन पे नई कल्चर्स को डिपेंड किया है, नए लोगों को संवाद किया है। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुसावित हुई है कि आप हर छोटे छोटे मूल्यों पर, छोटी छोटी बातों पर, इन सब चीजों पर जो है अपने पॉइंट्स को, अपने बिंदु को आप अच्छे से रख सकते हो और बहुत अच्छे से आप उनको देख भी सकते हो कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह से हैं। तो आप इनको बेसिकली समझ भी सकते हो कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं और क्या ये चीजें हो रही हैं। आप इन पे गौर करके, विचार करके इनको देख भी सकते हैं, ठीक। उनके मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप किसी को मूल्यांकन का मतलब है आप किसी को जज करके उसके आधार पर उसको नंबरिंग कर सकते हो कि इतना % ठीक है, इसका इतना नंबर है, इस लेवल पर है। तर्क की ताकत से परिचित नई पब्लिक धर्म और आस्था की प्रासंगिक करने का मोल समझ चुकी है। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ है। कैसे हैं कि नए तरह के विचार हैं और उन्हीं विचारों का क्या हुआ है आपका सूत्रपात हुआ है, ठीक। तीसरा, 1780 के दशक में राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लग चुका है। कह रहे 1870 के दशक में जो शाही और उसकी नैतिकता का आपका जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, अब उनका जो है आपका ढेर जो है आपका लग चुका है। आप उस ढेर को जो है अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा ढेर आपका लगा है।
इसी प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम कार्टूनों और आपका कैरिकल्चर यानी कि व्यंग चित्र के का भाव भी उभरता है। जनता तो मुश्किलों में फंस गई है जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी है। भूमिगत घूमने वाला साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़का दिया है। अब कह रहे जो साहित्य पहले भूमिगत हो गया था, जिसकी विचार लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, अब उसने क्या कर दिया है, राजतंत्र के खिलाफ खोल दिया है। क्योंकि लोगों को बताया विचारकों ने कि राजतंत्र हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल नहीं है, कौन सी मुश्किलें आ रही हैं, कैसे कार्टूनिस्ट हैं, कैसे वो अपने चित्रों के माध्यम से व्यंग कस रहे हैं। लोगों का व्यंग का मतलब होता है कमेंट करना, टॉन्ट कस रहे हैं। इसके विषय में हम बहुत स्पष्ट रूप से आपका पढ़ पा रहे हैं और उनको हम समझ पा रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आप इसमें गौर करके जो है अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, हम इन तर्कों को कैसे समझेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारकों को फैलाने में मदद की है, लेकिन याद रखिए कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते हैं। एक तरफ से वे अगर रूसो और वेदांतों को पढ़ रहे हैं तो आपका दूसरी तरफ चर्च और राज्य के आपका प्रोपेगेंडा या विचारक भी हैं। अब कुछ चर्च को लेकर विचार चला रहे हैं, कोई रूसो की बात को फॉलो कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं। वे हर पेढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते। कुछ विचारों को स्वीकार करते हैं तो कुछ को नकारते हैं, फिर चीजों से अपनी ढंग से व्याख्या कराते हैं। इस तरह मुद्रांकन ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना को खोल के रखा है। क्या करा है? इस तरह से जो खोलने की संभावना है वो उसको पूरे तरह से लोगों के बीच जो है खोल कर आपका रखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा कुछ दिया है, आप देखिए। इसमें बड़ा अच्छा आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति पहले कुलीन वर्ग में आम जनता 18वीं शताब्दी के अंत तक। इस व्यक्त चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर, मजदूर किस तरह से मुश्किलों की हालत में है। जब जिंदगी के मजे लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है, दोहन का मतलब है उनका शोषण करता है। तो इस तरह के कार्टून के चलने से क्रांति में लोगों में दिल दिमाग पर खास असर पड़ता है। आप 5th यूनिट शुरू करते हैं, 19वीं सदी को देखते हैं कि 90th सेंचुरी में क्या था, कैसे रहा। आइए बेसिकली थोड़ा सा इसके विषय में भी हम गौर करके आपका पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं। उसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ है। कैसा हुआ है? एक नया जो पाठक वर्ग है वो हमारे सामने निकल कर आपके आया है और उस नए पाठक वर्ग को हमने इसमें थोड़ा सा आपका देखा है और उसको थोड़ा सा गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। देख लिया? चलिए, कह रहे बच्चे और महिला और मजदूर। देखिए, 3 ऐसा वर्ग है, चाहे बच्चे हों, महिला और मजदूर, ये हमेशा ही शोषित रहे हैं और बहुत सारी मूलभूत ऐसी चीजें हैं जिनसे आपके समाज ने इन्हें हमेशा वंचित रखा है। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे और पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गई है। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हो गया है। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों के छापने के लिए एक प्रेस यानी मुद्रण स्थापित हो गया था। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाएं लोक आपका प्रशासन में किया गया था। जर्मन में ग्राम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएं जमा रही थी। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपन्न हुआ। फिर कहानियों का अंत 1812 में एक संकलन में छपा गया। बच्चों के लिए अनुपयोग सामग्री या वे चीजें जो आपके कुलीन वर्गों में अश्लील लगती हैं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुराने ग्रामीण लोक
कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हो गईं, पर इस प्रक्रिया में बदलाव भी हुए। बहुत सारी चीजें आपके बदल भी गई। अब पुराना पैटर्न लोगों को मिल तो रहा था, लेकिन उस पुराने पैटर्न में जो आपकी चीजें थी, जिस तरह से थी, उनमें कुछ आपके मूलभूत चेंज जो हैं जरूर उनमें हमको देखने के लिए मिले। महिला पाठिकाएं और लेखिकाओं की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स और एक्टिपिसिया पत्रिका खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थ सीखने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिला उनका अहम पाठक बन गई। मशहूर उपन्यासकार ने लेखिकाएं अग्रणीय थी। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहनें और जॉर्ज इटेलियंस आदि उनके लेखकों की नई सारी परिभाषा के रूप में उभरी, जिनका व्यक्तित्व सुदृढ़ और जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी क्या थी, इच्छा शक्ति थी। 17वीं शताब्दी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ रहे थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कलर मजदूरों, दस्तकारों, निम्न वर्गों में शिक्षित करने के लिए किया गया था। काम के दिन छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा सा वक्त मिलने लगा। उन्हें बड़ी संख्या में राजनीतिक चर्चा और आम कथाएं जो थी, ये सारी जो थी आपका प्रकाशित जो थी वो आपका हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए 17वीं शताब्दी से किया गया तो किताबों को देने वाला पुस्तकालय अस्तित्व में आया। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफेद कलर मजदूरों, दस्तकार, निम्न वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा था। मजदूर अपने सुधार में आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति को थोड़ा सा मिलने लगी थी। उन्हें बड़ी संख्या में राजनीतिक और चर्चे और जो आम कथाएं थे वो उन्होंने लिखी और परिपूर्ण रूप से आपका देखने लग गई थी। क्या था? परिपूर्ण रूप से हमको देखने के लिए आपका मिल रही थी। थोड़ा आगे देखिए। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगी थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान छपाई खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के एड्स एम होम ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। इससे प्रति घंटे 8,000 शीट यानी कि तवे छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया, जिसके साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन हो गई। 20वीं सदी की शुरुआत में बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई में बड़ी तेजी होने लगी। एक दो चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हो गई, स्वचालित पेपर, रील, रंगों, फोटो विद्युत नियंत्रित के काम में आने लगे। कई तरह की छोटी छोटी मशीनें, इकाइयां, कुल सुधार की दौलत छपने लगे और पन्ने का हर रंग रूप आपका बदल गया। ठीक। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने में नया गुर अपनाया। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने के लिए एक खास शैली क्या हो गई आपका विकसित हो गई। ठीक। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों एक सस्ती सीलिंग श्रृंखला की तरह छापी गई। किताबों के जिल्द के आवरण पर डॉट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नई इतावर थी। 1930 की आर्थिक मंदी आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय था, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्हें सस्ते पेपर बैंक या आजलस संस्करण आपका छापे गए। इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन में अल्फ्रेड कॉन्केन ने आपका लिथोग्राफ किया था। छपी हुई सूचना को लोगों को दिखाया गया था। देखिए किस तरह से लोग इसे आपकी सूचनाओं को देख रहे हैं। इस तरह से ब्रिटेन के एक रेलवे स्टेशन की इमेज हमारे सामने है, आप इसे गौर करके देख सकते हैं।
अगला है भारत में आपका मुद्रा, भारत में मुद्रण संसार, यानी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कैसे प्रचलित हुई, ये हमको देखना है कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का दौर है उसका चलन कब से हुआ, क्या उसका बेसिकली चलन था, क्या चीजें थी, इसके पूरे गौर को करके जो है आपको एक एक करके इस पूरे प्रिंटिंग प्रेस का जो दौर है वो आपको देखना है और इस पूरे प्रिंटिंग प्रेस के जो समयावधि है उसको देखकर गौर करना है। अब देखिए, बात करते हैं शुरू में। आइए देखते हैं कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण कब से पहले यहाँ सूचना का विचार क्या था और कैसे आपका फैला। ठीक, देखिए, मुद्रण युग में पहले पांडुलिपि के विषय में बता चुका हूं, जो हम सबसे पहले हाथ से लिखते थे। देखिए, इस तरह की पांडुलिपि होती थी हमारे यहाँ। पहले हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जो भी चीजें लिखती थी उन पे चित्र बनते थे, चित्रकार चित्र बनाता था एक पेज पर, फिर हाथ से उन किताबों को आपका तैयार किया जाता था। हाथ से लिखी गई चीजों को हम क्या बोलते थे, आपका पांडुलिपि। देखिए, देख लिया बच्चों, पांडुलिपि को आपने देखा। अब देखिए, जय गोविंद की छठे पन्ने पर लिखा ये एक्यादिक शैली का एक नमूना है। देखिए किस तरह से आपकी इमेज बनाकर दिखाई गई है। ये देख सकते हैं, इधर यहां देख सकते हैं कि कैसे आपका इमेज बनाई गई है और ये पांडुलिपि लिखी गई है। देखिए, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने हैं 1824 के, 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवानी में संकलित है। पेज में खुशनिवा आपकी नक्काशी और डिजाइन को देखें। प्लेटर प्लेस के आने के बाद भी पांडुलिपि अमीरों के लिए बनी रही, यानी कि जो रिच फैमिली के लोग थे वो आपका पांडुलिपि से जो आपके लिखे बुक हैं उन्हीं को वो पढ़ते थे। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहे कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपि की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर या हाथ के बने कागज पर नकल बनाई जाती थी और कभी कभी पन्ने पर तो बेहतरीन आपके तस्वीरें भी क्या थी, बनाई जाती थी। फिर भी उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल के लिए जिल्तों तलखियों में जिलद और सिलकर बांधा गया था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद पांडुलिपियां आपके छापी जा रही थी, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों को अलग अलग तरीके से लिख जाने के लिए उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक काल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिखते थे और इस तरह से सारे लोग बिना कोई किताब के अक्सर पढ़ाए बन जाते थे। यानी कि गुरु परंपरा में आपका जो भी था कंठस्थ वाला सिस्टम था। अब देखिए, एक पन्ना हमको दिखाया गया, ऋग्वेद के कुछ पन्ने। वेद हमको इस तरह के आपके लिपि के रूप में हमको लिखे मिलते थे आज से पहले। देख लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक तो हमने इस सारी प्रिंटिंग प्रेस में हमने देश और दुनिया के हर एक कोनों पर क्या बदलाव हुए, क्या संस्कृति का प्रभाव हुआ, इसके विषय में पढ़ा है। अब बेसिकली हम भारत की संस्कृति के दौर को आपका देख रहे हैं, जिसके विषय में हम इसको चैप्टर को कल पूरा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।